जी नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ईएम वेव्स। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में हमारे प्रोपोगेट करती हैं तो उन ईएम वेव्स पे कौन कौन से एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जबकि जब वो फ्री स्पेस में प्रोपोगेट करती है तो वो सारे इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो व्हेन ईएम वेव प्रोपोगेट्स नियर द अर्थ और विद इन द एनवायरनमेंट देर आर सेवरल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड विच डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस। तो दोस्तों, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एंटेना ट्रांसमिटिंग एंटेना से रिसीविंग एंटेना तक प्रोपोगेट करेगी, अगर चैनल जो है हमारा एटमॉस्फियर है, हमारा खुद का एनवायरनमेंट है, मीन्स ग्राउंड पे ही हमारा एंटेना है, ट्रांसमिटिंग एंटेना, एंड ग्राउंड पे ही हमारा रिसीविंग एंटेना है, दैट टाइम हमारी जो ईएम वेव है वो एनवायरनमेंट के थ्रू ही प्रोपोगेट होगी। इधर हो सकता है आपका ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन हो सकता है स्काई वेव प्रोपोगेशन हो। ठीक है, यह हो सकता है स्पेस वेव हमने यूज़ की हो, डायरेक्ट वेव जिसमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन आता है। तो इन तीनों कम्युनिकेशंस में आपका एटमॉस्फेयर का बड़ा रोल होता है। ठीक है, फ्री स्पेस में जो है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है। ठीक है, और उस पर ये सारे इफ़ेक्ट्स जो यहाँ देखने को मिलेंगे, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो होता है। देखिए, ईएम वेव्स का रिफ्लेक्शन भी यहाँ होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, एंड डिफ्रैक्शन एंड ऑल्सो इंटरफेरेंस इज़ देयर। ये 4 तरीके के इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों जिनको हम पढ़ेंगे। ओके, सो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। सी, सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। एक्चुअली रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के दौरान, चूँकि ग्राउंड विल एक्ट एज ए रिफ्लेक्टर। ठीक है, सो पहली चीज़ तो ये कि रिफ्लेक्शन किससे होता है ईएम वेव्स का। रिफ्लेक्शन मेटलिक जो भी कंडक्टर सरफेस होती है एक्चुअली, ठीक है, तो कंडक्टर जो भी होते हैं उनसे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ग्राउंड एंड अदर ऑब्स्टिकल्स लाइक बिल्डिंग्स या फिर कोई पहाड़्स हो सकते हैं, या बड़े कोई मैसिव टॉल बॉडीज़ हो सकती हैं, ये सारा जो है कि आपके रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो मैंने यानी कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं। देखिए, एज लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। ठीक है, जिस तरह लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती है उसी तरीके से सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय कंडक्टिव मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंडक्टिव मीडियम से रिफ्लेक्ट होती हैं। कैसे? जिस तरीके से लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, इन द सेम वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय बाय ग्राउंड, माउंटेन्स एंड बिल्डिंग्स। सो ईएम वेव्स किसके कारण रिफ्लेक्ट होती हैं? ग्राउंड के कारण हो सकती है, आपकी अर्थ सरफेस जो है, माउंटेन्स और बिल्डिंग्स के कारण हो सकता है। वो परफेक्ट कंडक्टर नहीं हो मगर एज ए कंडक्टर बिहेव करेंगे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर नॉर्मल टू ईच अदर एंड वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे लाइट किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो जिस इंसिडेंस एंगल पे वो इंसिडेंट होती है मिरर पे, उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन एंगल भी सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर एक्चुअली यूर रे ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंस रे है, एंड यूर रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली। ठीक है, कहने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने यहाँ बताया है। ओके, सो देखिए, माना कि ये आपका इंसिडेंस रेज है। ठीक है, किसी सोर्स से आ रही है, एंड ये आपकी ग्राउंड है। ठीक है, सो आपकी जो इंसिडेंट वेव है, ठीक है, ये इंसिडेंट वेव है, देन इट विल रिफ्लेक्ट एक्चुअली। जैसे ही ये ग्राउंड पे इंसिडेंट होंगी फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस डायरेक्शन में। ठीक है,
एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब है योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में लिखा है थीटा इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रेड कलर में जो थीटा है दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों बराबर होते हैं अगर आपका जो है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। इन दैट केस अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव का प्रोजेक्शन लेते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव का प्रोजेक्शन पीछे की साइड लेते हैं, देन वी कैन इट सीम्स लाइक दैट वेव्स आर कमिंग फ्रॉम ए इमेजिनरी सोर्स which is located in this direction. So these waves are called reflected waves, these are incident waves। ठीक है, और इसमें जो वेव फ्रंट है इंसिडेंट वेव का वेव फ्रंट ये है। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है दैट इज़ योर वेव फ्रंट। सो यहाँ पे वेव फ्रंट की डायरेक्शन ये है, वेव फ्रंट प्लेन जो है, और रिफ्लेक्टेड वेव्स के लिए ये वेव फ्रंट इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सो वेव फ्रंट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव टू दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, देखिए जब आपकी रे किसी आपकी जो वेव है, ठीक है, डायरेक्ट वेव जिसे हम कहेंगे, वो किसी कंडक्टिंग सरफेस पे आके इंसिडेंट होगी एंड देन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस दौरान क्या कोई एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा, क्या रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी डायरेक्ट वेव जो आ रही थी क्या उसकी इंटेंसिटी के बराबर होगी या नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन द कंडक्टिंग सरफेस वेदर इट इज़ परफेक्ट और नॉट। अगर आपकी सरफेस जो है, जो कंडक्टिंग सरफेस है, वो अगर आपका परफेक्ट कंडक्टर है, उस केस में हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी एंड योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ 1। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द इंसिडेंट वेव। अगर रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव दोनों का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर है, मीन्स उसमें कोई लॉस नहीं हुआ है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, देन योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विल बी 1। ठीक है, और अगर आपकी कंडक्टिंग सरफेस जो है वो इम्परफेक्ट है, प्योरली कंडक्टर नहीं है, तो वहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन होंगे एंड रिफ्लेक्टेड वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी बजाय कि डायरेक्ट जो इंसिडेंट वेव थी, देन योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विल बी लेस देन 1। सो द नेक्स्ट पॉइंट है, for reflection of EM waves from conducting surface the waves should be vertically polarized and we can say that the electric vector of wave should be perpendicular to the conducting surface, otherwise surface current will be set up and no reflection will be there। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है दोस्तों, रिफ्लेक्शन के लिए हमारा जो वेव है, जो वेव हमारी किसी कंडक्टिंग सरफेस पे जा रही है, दैट टाइम आपका जो वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, मीन्स आपकी जो वेव है दैट शुड बी वर्टिकली पोलराइज्ड। हमने पढ़ा था कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में हम जो पोलराइजेशन यूज करते हैं दैट इज़ वर्टिकल पोलराइजेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मिलता है ग्राउंड से। अगर हम वर्टिकल पोलराइजेशन यूज़ नहीं करें और जैसे जैसे आपकी वेव वहाँ टिल्ट होती जाती थी तो इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो था वो वेक्टर आपका परपेंडिकुलर नहीं होकर के सरफेस के साथ जो है कि उसका हॉरिजेंटल हो जाता था, और हॉरिजेंटल होने के बाद क्या होता था, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता था, शॉर्ट सर्किट हो जाता था। सिमिलरली अगर आपकी वेव हॉरिजेंटली पोलराइज्ड है तो रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड। सो we have to use vertically polarized wave to get reflection from the ground। okay, if we want to use this property of ground, ठीक है, this is a property of ground that it will reflect the EM waves but only in the case of vertically polarized, that's why we use in ground wave propagation vertically polarized wave। otherwise क्या होगा,
सरफेस करंट जो है कि इंट्रोड्यूस हो जाएगी ग्राउंड में, एंड देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। सो आई होप आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऐसे ही होता है जैसे मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सिमिलरली ग्राउंड जो कंडक्टिंग सरफेसेस होती हैं उनसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। नंबर सेकंड जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है एनवायरनमेंट में ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज रिफ्रैक्शन। सो देखिए, EM वेव्स रिफ्रैक्टेड एज दे पास थ्रू लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विच हैव डिफरिंग डेंसिटीज, डिफरिंग लेवल्स ऑफ आयोनाइजेशन। देखिए, जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से होकर गुजरती हैं, ठीक है, देन चूँकि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो डेंसिटी है एनवायरनमेंट की डिफरेंट लेयर्स की डेंसिटी कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब है इफ़ वी आर गोइंग अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, हम कह सकते हैं कि हमारी जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, और डेंसिटी अगर चेंज होती है जब, तो वहाँ पे जिस तरीके से ऑप्टिकल अगर उसमें देखें अपन, मींस लाइट रे के बारे में अगर पढ़ा हमने, दैट अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम का मतलब ही ये हुआ है कि उस मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ठीक है, फर्स्ट मीडियम इज़ माना कि रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है, और सेकंड मीडियम इज़ डेंसर मींस सघन माध्यम है। ठीक है, अगर विरल से सघन में जा रहे हैं या फिर सघन से विरल में जा रहे हैं, दोनों ही केस में आपके रिफ्रैक्शन विल बी देयर। ठीक है, व्हेन EM वेव पास फ्रॉम वन प्रोपोगेटिंग मीडियम टू ए मीडियम हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, द वेव फ्रंट विल एक्वायर ए न्यू डायरेक्शन इन द सेकेंड मीडियम बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वेव वेलोसिटी। ठीक है, जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो चूंकि लाइट की स्पीड पे इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, एक मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होगी तो अनदर मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शन मीन्स उसका वेव फ्रंट चेंज हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि जो जिस मीडियम से वो आ रही है उसकी डेंसिटी क्या है और जिस मीडियम में जा रही है उसकी डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश की है कि मैं यहाँ पे दो मीडियम है, मीडियम A और मीडियम B, मीडियम A एंड मीडियम B। मीडियम A को रेयर बोला है, रेयर है मीन्स इट इज़ ए विरल माध्यम, और मीडियम B हमारा सघन माध्यम है, डेंसर। सो रिफ्रैक्शन का जो लॉ है एक्चुअली वो क्या कहता है, दैट अगर आपकी एक वेव विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और अगर एक वेव डेंसर या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे देखिए रेयर, ये वेव यहाँ इधर से आ रही है, ठीक है, ये वेव्स इधर से आ रही हैं, एंड रेयर माध्यम से मीन्स विरल माध्यम से कहाँ जा रही हैं, सघन माध्यम में। तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका नॉर्मल है, ये रेड कलर में जो मैंने दर्शाया है ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से दूर नहीं हुआ, ये ध्यान रहे। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो एंगल है एक्चुअली, दिस एंगल इज़ थीटा, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल इज़ एंगल ऑफ योर रिफ्रैक्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस थीटा डैश एंड थीटा में क्या रिलेशन होगा एक्चुअली, सी स्नेल्स ने दिया, ये रिलेशन किसने दिया, स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है ऑलरेडी, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A एंड n2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B। सो जो रिलेशन होता है एक्चुअली दैट इज़ n1 साइन थीटा इक्वल टू n2 साइन थीटा डैश। ठीक है, इस या फिर हम कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डैश इक्वल टू n2 अपॉन n1 और साइन थीटा डैश अपॉन साइन थीटा इक्वल टू n1 अपॉन n2। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं
कि व्हेन n1 इज़ ग्रेटर देन n2, ठीक है, या फिर कह सकते हैं व्हेन योर n2 इज़ ग्रेटर देन n1, ये केस अगर है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B इज़ ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A, जो अभी इस डायग्राम में मैंने बताया है, ये केस, ये जो फर्स्ट केस मैंने लिया है, दिस केस, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, इस डायग्राम में, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, मीन्स n1 यहाँ पे n2 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, n2 ज़्यादा बड़ा है बिकॉज सघन माध्यम में, n2 इज़ हायर देन n1। तो ये वाला केस जो मैंने लिया है, तो इस केस में क्या होगा, थीटा डैश इज़ लेस देन थीटा, थीटा डैश इज़ लेस देन थीटा इफ़ n2 इज़ ग्रेटर देन n1, जो कि मैंने डायग्राम में बताया है। ओके, और यदि आपका n2 इज़ लेस देन n1 है, देन थीटा डैश इज़ ग्रेटर देन थीटा, ये केस कंडीशन निकल के आएगी, किससे, स्नेल्स लॉ से, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट I have noted down that when EM waves travel from a rarer to denser medium, they refracted towards the normal, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड सिमिलरली इफ EM waves travels from denser to rarer, they refracted away from the normal। ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्चुअली, ये याद रखनी है आपको हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि रिफ्रैक्शन का क्या प्रोसेस है। तो रिफ्रैक्शन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, ये दो चीज़ें याद रखनी है बस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर they are traveling from rare medium to denser medium, then they refracted towards the normal, ठीक है। if they are traveling from denser to rarer, then they refracted away from the normal, ठीक है। उनकी डायरेक्शन किधर जाएगी, मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे, सॉरी, ये कोई माना कि आपका कंडक्टिंग सरफेस है, सॉरी, इधर कोई मीडियम A है एंड इधर एक मीडियम B है। अगर एक वेव आई यहाँ से इस तरीके से, अब इसका डायरेक्शन B में क्या, ये जो आपका नॉर्मल है ये इसकी तरफ झुकने वाली है, इसके दूर जाने वाली है, ठीक है। ये दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। सेम एंगल नहीं रहेगा बिकॉज मीडियम चेंज हो गया है। अगर मीडियम सेम रहता तो एंगल सेम रहेगा, मगर इस मीडियम में आने के बाद में क्या ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी या फिर ये नॉर्मल से दूर हटेगी, ये दो केसेस हैं, ठीक है। अगर ए रेयर है और ये सघन है, ठीक है, रेयर से डेंसर में आ रही है तो ये वाला केस होगा, और अगर ए वाला डेंसर है बी वाला रेयर है तो ये वाला केस होगा। ये बात ध्यान रखनी है बस, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ देयर इज़ ए लीनियर चेंज इन डेंसिटी। अब हो सकता है कि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया एक्चुअली प्रीवियस डायग्राम में, उसमें मैंने एक लाइन बना दी, बस ऊपर मीडियम ए है, नीचे की साइड मीडियम बी है, मीन्स अचानक से चेंज हो गया मीडियम, इसको कहते हैं एब्रप्ट चेंज। अगर एब्रप्टली चेंज हो गया तो एंगल भी हमको एब्रप्टली मिला, अचानक से हमारी वेव की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। बट हो सकता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी लीनियरली डिक्रीज़ होती है, अचानक से डिक्रीज़ नहीं होती कि आप 5 किलोमीटर तक गए तो मीडियम सेम है आपका, उसके बाद 5 किलोमीटर के जस्ट ऊपर जाते ही अचानक से डेंसिटी कम हो गई, अचानक से चेंज नहीं होती है। इट इज़ डिक्रीजिंग लीनियरली, ठीक है, एंड स्लाइड चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होती है। देन रे विल कर्व्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल रादर देन बेंट। तो हमें इस केस में क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओगे तो आपकी जो रे है वो अचानक से बेंड नहीं होगी, वो स्लोली धीरे धीरे एक कर्व लेती चली जाएगी। दिस सिचुएशन अराइजेज इन द एटमॉस्फेयर जस्ट अबव द अर्थ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस डायग्राम की मदद से समझाया है, माना कि आपकी वेव्स आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए दिस इज़ द सरफेस ऑफ योर ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ग्राउंड सरफेस यहाँ पे आपको पता चल रहा है। तो जब ये आपकी वेव्स आ रही हैं इस तरीके से, अब अगर ये मान लो कि ये सीधे सीधे चली जाती है, सीधे सीधे चली जाती इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जाती है, इसका मतलब है इनकी हाइट जो है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कम थी पर यहाँ पे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे और भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है इसका मतलब है आपकी डेंसिटी कम होती जा रही है, और कम होने पे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि पहले नीची थी, जो इसकी जो हाइट थी कम थी, अब हाइट ज़्यादा हो गई वेव की, मीन्स सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अपने नॉर्मल से दूर हटेगी और एक टिल्ट मिल जाएगा। तो टिल्ट किधर की साइड मिलेगा, नीचे की साइड। तो ये अचानक से नहीं हुआ है, क्योंकि स्लोली वो लीनियरली चेंज है, तो आपकी जो वेव होगी उसमें भी लीनियर चेंज आएगा डायरेक्शन में, ठीक है। मीन्स वो कंटिन्यूस चेंज है एक तरीके का, और वो इस तरीके से आपको कर्व लेती हुई दिखाई
देगी। इसीलिए एक और पॉइंट यहाँ निकल के आता है, रेडियो होरिजन इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल होरिजन। देखो ऑप्टिकल होरिजन क्या होता है, माना कि एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, एक दूसरे को ये दोनों देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, इससे अगर ये यहाँ भी खड़ा होता तो भी एक दूसरे को देख सकता, यहाँ खड़ा हो तो भी देख सकते। अगर इससे दूर भी खड़ा, इससे यहाँ दूर खड़ा होता तो एक दूसरे को देख नहीं पाते, बिकॉज ग्राउंड कर्वेचर इसको लिमिट कर देता है। तो इस केस में जो आपका रेडियो ओरिजिन है, दिस इज़ योर रेडियो ओरिजिन, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपकी रेडियो ओरिजिन कहलाएगी। जब तक दो, चाहे वो एंटीना हो, एक दूसरे को देख सकते हैं, चाहे वो दो लोग हों, दो आदमी हों, तो एक दूसरे को देख सकते हैं, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, डायरेक्टली देख सकते हैं, लाइन ऑफ साइट वहाँ पे मैच हो रही है, ठीक है। तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल ओरिजिन। बट हमारी जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे कैन ट्रेवल, मीन्स अगर आपका ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है एंड दिस इज़ योर ट्रांसमिटिंग एंटेना, दिस इज़ योर रिसीविंग एंटेना, एंड बोथ कैन सी ईच अदर, ओके, दैट टाइम कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल। अगर दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा स्पेस वेव की मदद से। मगर अगर एक एंटेना हम यहाँ लगा दें, ठीक है, इसी एंटेना को, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए एंटेना मैंने यहाँ लगा दिया, दे कैन नॉट सी डायरेक्टली टू ईच अदर, ठीक है, डायरेक्टली एक दूसरे को देख नहीं पा रहे बिकॉज बीच में ग्राउंड आ गया। बट हमारी वेव्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन कर्व ले लेती हैं, आपको पता है, वो कर्वेचर के अलोंग जो है कि थोड़ा आगे तक जाती हैं। मीन्स भले ही एक दूसरे को ऑप्टिकली देख नहीं पा रहे हो, ये एंटेना, ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड रिसीविंग एंटेना भले ही एक दूसरे को ऑप्टिकली देख नहीं पा रहे हो डायरेक्टली, फिर भी आपकी जो वेव होगी वो जाएगी और रिफ्रैक्शन के कारण टिल्ट ले लेगी और यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ रिफ्रैक्शन। होपफुली आपको समझ में आया होगा what is the use of refraction actually, and as we have already studied about this, that in sky wave propagation, wave return to earth due to refraction। जो वेव होती है स्काई वेव प्रोपोगेशन में अर्थ पे वापस रिटर्न हो जाती है, कहाँ से, आयनोस्फीयर से, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस जो है हम यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्शन ही यूज़ होता है स्काई वेव कम्युनिकेशन के दौरान।